तो चलिए कुछ और व्यंजकों के प्रति अवकलज निकालने की कोशिश करते हैं ताकि प्रति अवकलज से संबंधित हमारी संकल्पना पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। अच्छा, हर बार यह जरूरी नहीं है कि आपको एक्स का ही फलन मिले। यहां आप देख सकते हैं टी का फलन है साइन टी प्लस कॉस टी के रूप में, और ऐसे में टी के सापेक्ष हम इस व्यंजक का प्रति अवकलज निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हम यहां पर dx नहीं लिखेंगे बल्कि dt लिखेंगे। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। तो आइए अब इस व्यंजक को देखते हैं। आपके हिसाब से इसका प्रति अवकलज क्या होगा? इसका मान होगा साइन टी का अनिश्चित समाकलन प्लस कॉस टी का अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलज। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के ही प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन क्या होंगे। हम पहले से ही त्रिकोणमितीय फलनों के प्रति अवकलज के बारे में जानते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि t के सापेक्ष cos t के अवकलज या डेरिवेटिव का मान होता है माइनस साइन टी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर हमें यहां माइनस साइन टी की जगह सिर्फ साइन टी चाहिए तो हमें कॉस टी की जगह माइनस कॉस टी का अवकलज लेना होगा। यह बात समझ में आ गई? यानी जब यहां पर कॉस टी के पहले माइनस का चिन्ह ले लेंगे, ऋण का चिन्ह ले लेंगे, तो यहां अपने आप धन का चिन्ह हो जाएगा, यानी ये साइन टी हो जाएगा। तो साइन टी के प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन का मान क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी। तो यहां पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस कॉस टी। ठीक इसी तरह से हम पहले से जानते हैं कि t के सापेक्ष साइन टी के अवकलज का मान कितना होता है? कॉस टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस टी के प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन का मान क्या हो जाएगा? साइन टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉस टी के अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलज का मान कितना हो जाएगा? साइन टी। यानी हम इसकी जगह यहां पर क्या लिख सकते हैं? साइन टी। हो गया ना? यानी साइन टी प्लस कॉस टी के प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन का मान कितना आया? माइनस कॉस टी प्लस साइन टी। आइए हम अब इस उदाहरण पर चलते हैं। यहां इस e के घात a प्लस 1/a के व्यंजक का हम अनिश्चित समाकलन निकाल रहे हैं या इसका प्रति अवकलज निकाल रहे हैं। और यह प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? a के सापेक्ष। इसे हम सरल करके और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं e घात a का अनिश्चित समाकलन प्लस 1/a का अनिश्चित समाकलन। सबसे पहले इस व्यंजक को देखते हैं। यहां पर e के घात a का हमें अनिश्चित समाकलन या इसका प्रति अवकलज निकालना है। अच्छा, हमने पहले क्या पढ़ा है कि जब भी हम e के घात x के रूप वाले किसी भी चर घातांकी व्यंजक या फलन का अवकलज निकालते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? उसका मान होता है e के घात x। अब इसी तरह से अगर यहां पर x की जगह a रख दें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a के सापेक्ष e के घात a का अवकलज होगा e के घात a के बराबर। इसी आधार पर अगर इस e के घात a का प्रति अवकलज निकालें तो उसका मान कितना हो जाएगा? e के घात a। तो यहां पर इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? इसके बदले हम लिख सकते हैं e के घात a। अब इसको देखिए, 1/a के प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन का क्या मान हो जाएगा? अच्छा, हमने पिछले वीडियो से क्या समझा था? हमने ये समझा था कि 1/a के अनिश्चित समाकलन या इसके प्रति अवकलज का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है a के निरपेक्ष मान का प्राकृतिक लघुगणक यानी ln mod a। अब हम चूंकि e के घात a प्लस 1/a के अनिश्चित समाकलन का सामान्य नियम निकालना चाह रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे? e के घात a प्लस ln mod a के आगे सी भी जोड़ देंगे कांस्टेंट के रूप में, जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया था। जैसे यहां पर सी लगाए, यहां मैं भूल गया था, यहां पर भी आपको सी लगाना होगा, तभी हम इन्हें सामान्य नियम का रूप दे सकेंगे। और इस तरह से हमने इन दोनों ही व्यंजकों के प्रति अवकलज ज्ञात कर लिए।